क्यों कभी आषाढ़ बढ़ता है, कभी ज्येष्ठ, कभी श्रावण, कभी पौष, कोई भी महीना बढ़ सकता है, क्यों? अधिक मास कब आता है? जब सूर्य महाराज 30 डेज में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करता, तो वो जिस माह में नहीं करता है उस माह में उसको अधिक मास बढ़ा दिया जाता है। तो फिर क्या वजह है कि इतने शुभ महीने में कह दिया जाता है कि कोई शुभ काम मत करो, शादी मत करो, मुंडन मत करो, जनेऊ मत करो? क्या वजह है? जो समय हमारी पूजा या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को ज़्यादा जोर देने वाला है, अगर हम उस समय शादियाँ, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश करेंगे तो हमारी ऊर्जाएं एकाग्र कैसे होंगी? मैं दान करती हूँ इस महीने में, मैं नाम जप करती हूँ इस महीने में, मैं रामायण पाठ करती हूँ, तो उससे मिलने वाला जो पुण्य रहेगा वो 2x, 3x, 4x हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे आर्थिक कष्ट जो हैं वो पुरुषोत्तम मास में दूर हो सकें? श्री हरि विष्णु की पूजा करके हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं। ज्येष्ठ माह ही अधिक है इस बार, तो अब आप बताएं कि फिर उसका फल क्या होगा? चांसेस बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आने का। राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल, कुछ आतंकवादी हमले, हड़ताल, दंगा, फसाद, वो कंडीशन अभी हम आते हुए देखेंगे। तो मेष राशि के साथ अगर हम शुरुआत करें, कैसा रहने वाला है? खर्चे आपके कंट्रोल होंगे और जो हेल्थ प्रॉब्लम, शनि की 7वीं दृष्टि जो हेल्थ प्रॉब्लम दे रही है 6ठे भाव पर पड़ने के कारण, कहीं ना कहीं हमें उसमें बहुत बड़े माइनस इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, और सबसे ज़्यादा स्पेशल टाइम है कर्क राशि के लिए। तो गजकेसरी योग इनके लिए बहुत प्रभावी रहेगा, राजयोग की तरह काम करेगा, इनके आकर्षण शैली बढ़ेगी, इनके अंदर चेंजेस आएंगे बहुत बड़े। अब हम आ जाते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। दूसरा, धन भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी। आपकी वाणी स्ट्रॉन्ग, आप जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छी कंडीशन में और अच्छे शब्दों के साथ बोल रहे हो। आपके धन की स्थिति स्ट्रांग होगी और आपका कुटुंब है सेकंड हाउस, तो कुटुंब भी स्ट्रांग होगा, आपको कुटुंब का साथ मिलेगा। जाओ हम तेरे साथ है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। ये वो समय है जिस समय आप पर डे अपने धन को बढ़ा रहे। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 17 मई 2026 शुरू होने जा रहा है पुरुषोत्तम महीना। इसे हम मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। अब लेकिन क्या वजह है कि ये जो संवत्सर है इसमें 12 नहीं 13 महीने होंगे। एक महीना ये जो बढ़ गया है उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कहते हैं हमारे पंचांग, और इस एक महीने में आपको कैसे रहना है। जो 12 महीने वाली आपकी गतिविधि रहती है वही विधान इस पुरुषोत्तम मास के लिए भी है, या इसके लिए कोई दूसरा विधान गठित किया गया है, ये जानने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषी, जिन्हें आप पहले भी चिंतामणि एसकेटी पर देख चुके हैं, नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत स्वागत है नितिशा जी। थैंक यू शालिनी जी बुलाने के लिए। धन्यवाद। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम पुरुषोत्तम मास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्या इसके पीछे की कथा है, क्या हमें इसमें दान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब बात में पहले पुरुषोत्तम मास होता क्या है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सब लोग इस पे थोड़े से डाउट में रहते हैं कि पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास कहाँ से आ गया। तो इस पे बात करने से पहले सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। देखिए, अब 2 कैलेंडर हमारे सामने, एक सूर्य गणना से और एक चंद्र गणना से। सूर्य गणना से जब हम कैलेंडर देखते हैं तो 365 दिन का साल होता है। चंद्रमा की गणना से 355 दिन का साल होता है, 354 से 55 दिन का साल होता है। तो यहाँ पे 11 डेज हर साल हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब वो 11 डेज 3 सालों में हम लोग एक बार शिफ्ट करते हैं, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। 1 मंथ 11 लगभग 10 से 11 दिन का वो टाइम होता है। वो 31 या 30 दिन का जो समय हमें मिलता है वो अधिक मास कहलाता है। तो सूर्य गणना और चंद्र गणना पर ही पूरा आधार है, और हम पंचांग जब देखते हैं तो वो भी हमें सूर्य गणना और चंद्र गणना पे ही मिलता है। तो अब अधिक मास मिला। अब जब अधिक मास को किसी भी देवता ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके स्वामी किसी को तो बनना पड़ेगा, तब उसने श्रम किया, श्रम के साथ उसने तपस्या करी श्री हरि विष्णु की। तब उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम माह
पुरुषोत्तम नाम उन्होंने अपना दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं अपना नाम, जो मेरा सबसे प्रिय नाम है, क्योंकि हमें ये भागवत में मिलता है, विष्णु पुराण में मिलता है, हरवंश पुराण में मिलता है, मैं ये तुम्हें देता हूँ। अब ये है क्या? अब लोग इसे मलमास कहते हैं। तो मलमास ये पहले कहा जाता था जब तक इनको श्री हरि विष्णु ने अपना नाम नहीं दिया था। अच्छा, एक्स्ट्रा हाँ। कुछ बॉडी से एक्स्ट्रा निकला, उसको मल कह दिया गया। लेकिन जब से श्री हरि विष्णु ने उनको अपना नाम दिया तब से ये महा स्पेशल हो गया, क्योंकि ये वो टाइम है जो हमें एक्स्ट्रा बोनस की तरह मिला है अपने पाप कर्मास को रिमूव करके अच्छे कर्मा को बढ़ाने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि इस समय जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एनक्लाइन होने को तैयार है। तो ऐसे तो हर 3 साल के बाद हमारे पास मौका रहता है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने का। बिल्कुल, हर 3 साल के बाद ये मौका मिलता है कि जो हमने ये 3 साल जो गलतियां कर दी हैं, अब वो 1 महीना आएगा और हमें एक्स्ट्रा बोनस देगा कि हम अपने बेस्ट कर्मास को बढ़ा सके। देखिए, बैड कर्मा माइनस नहीं होंगे, हम अपने अच्छे कर्मास को सिर्फ बढ़ाएंगे, उसको प्लस करेंगे। तो वो हमें एक बोनस महीना ये हमें मिलता है हर 3 माह में, हर 3 साल में। अब मैं अगर इसको और आसान भाषा में समझाना चाहूँ मेरे व्यूअर को, क्योंकि मैं खुद पंचांग करता हूँ, मेरे पिताजी पंचांग करता थे, तो हमारा जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है, जैसा आपने बताया सौर साल कैलेंडर, वो आपका अंग्रेजी का महीना हो गया, वो 365 दिन का होता है, लेकिन उसमें 4 घंटा हर साल एक्स्ट्रा रहता है। इसीलिए जो लीप ईयर हमारा आता है 6 घंटा एक्स्ट्रा रहता है, उसमें साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा रहता है। इसीलिए लीप ईयर में आप देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, हर एक दिन बढ़ मंथ, जाता है। हर मंथ, हाँ, साल के आखिर में 365 दिन के बाद 6 घंटा एक्स्ट्रा बचता है, तो हर चौथे साल में हम उन सबको जोड़ के एक दिन लीप बढ़ा ईयर, देते हाँ, हैं। एक दिन बढ़ाते तो हैं, वो लीप हो ईयर। जाता है आपका 29 फरवरी। अब आप आइए हिंदू, चंद्र जो तिथियों पर हाँ, आधारित है, तिथियों पर आधारित है। जैसा नितिशा जी ने आपको बताया कि वो होता है 355 दिन का। 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। ठीक, तो उसमें 10 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो तीसरे साल के बाद वो 10 दिन 10 दिन 10 दिन बढ़ के 30 दिन हो जाता है। तो चौथा साल आपका लीप ईयर हो जाता है, जिसमें उसको एडजस्ट करके एक महीना पूरा बढ़ा देते हैं। एक महीना। अब आइए मुस्लिम कैलेंडर के ऊपर। मुस्लिम कैलेंडर में ऐसा नहीं होता है। मुस्लिम कैलेंडर भी हर साल नितिशा जी 10 दिन उसमें एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे हमारे वाले में होते हैं, लेकिन वो एडजस्ट नहीं करते, उनका लीप ईयर नहीं होता। इसीलिए हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आप जिस साल 37 साल की हो जाएंगी, उस साल वो 38 साल के हो जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारे पंचांग की कि जो उसकी कमियां रहती हैं उसको शुद्ध करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इसीलिए वो चंद्रमा जो 355 दिन का साल होता है, वो हम हर तीसरे साल बढ़ा के एक महीना जोड़ देते हैं। मुस्लिम कैलेंडर में ऐसा नहीं होता, आप चेक कर लीजिएगा। ये मैं पंचांग वाली भाषा आपको बता रही हूँ कि और पाश्चात्य संस्कृति में भी ये सब अगर करेक्शन किए जाते तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें तब भी ना मिलती। कई बार तो वहाँ पे भी करेक्शन नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिलती है। ये सिर्फ पंचांग की सुंदरता है, जो वो एडजस्टमेंट घंटों के हिसाब से भी कर रहे होते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरा व्यूवर भी ये जानना चाहता होगा कि हम जब इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि लीप ईयर होगा और वो जो एक दिन बढ़ेगा वो 29 फरवरी बढ़ेगा। लेकिन हम जब हिंदी कैलेंडर की बात करते हैं तो कभी हम देखते हैं जैसे इस बार ज्येष्ठ महीना बढ़ रहा है, कभी हम देखते हैं आषाढ़ बढ़ गया, कभी हम देखते हैं श्रावण बढ़ गया। इनफैक्ट श्रावण का महीना जिस साल बढ़ा था, मैं छोटी थी, उस साल 4 की जगह 8 श्रावण के सोमवार पड़े, तो 8 श्रावण सोमवार का व्रत मैंने कर लिया। तो मैंने कहा 8 हो ही गया है तो अब 16 कर लेते हैं। तो उस साल मेरा 16 सोमवार हो गया था। अब ये आप समझाइए मेरे व्यूवर्स को कि क्यों कभी आषाढ़ बढ़ता है, कभी ज्येष्ठ, कभी श्रावण, कभी पौष, कोई भी महीना बढ़ सकता है, क्यों? अब देखिए, तिथि के हिसाब से हमारे अलग अलग मंथ हैं। जैसे ज्येष्ठ मास चल रहा है, अब अधिक मास कब आता है? जब सूर्य महाराज वो 1 महीने में 30 डेज में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं करता, तो वो जिस माह में नहीं करता है उस माह में उसको अधिक मास बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर वो सावन में नहीं करेगा तो सावन में अधिक मास आ जाएगा, और ज्येष्ठ में नहीं करेगा तो ज्येष्ठ में अधिक मास आ जाएगा। अब अगर प्योर अधिक मास की बात करें तो ये लग रहा है 17 मई से 15 जून तक, यानी 15 को वो वृषभ राशि में जा रहे हैं और 17 से 15 तक कोई ट्रांजेक्ट नहीं कर रहे, जबकि हमने देखा है कि वो 14, 15 या 16 को ट्रांजेक्ट कर जाते हैं। और 15 को जब अधिक मास समाप्त हो रहा है उसी दिन उनका अगला मिथुन ट्रांजेक्ट होने जा रहा है। तो इसलिए वो जो 1 महीने का ड्यूरेशन आया वो अधिक मास में शिफ्ट कर दिया गया।
क्या बात है। इसलिए ज्येष्ठ मास अब हमें 2 महीने का मिलेगा लोगों के अकॉर्डिंग। हाँ। लेकिन ठीक ये है। सिर्फ सिंपल इतनी कंडीशन है कि सूर्य का राशि परिवर्तन जिस माह में नहीं होगा उसे अधिक मास कहा जाएगा, जो हर शानदार। 3 साल के बाद पड़ेगा। तो अब हमें वजह तो पता चल गई कि ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे की कोई कथा भी है क्या, कोई कुछ कहानी है क्या? अब कथाएं बहुत सारी इसके साथ हमें मिलती हैं, जो हमें विष्णु पुराण में, भागवतम में मिलती है या हरवंश पुराण में भी मिलती है कि ये एक ऐसा माह है जब माह आपको एक बोनस दे रहा है, और लोग कहते हैं कि इस समय श्री हरि विष्णु का जो तत्व है वो स्ट्रांग होता है या फिर ऊर्जाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं। मैं लोगों से कहूँगी कि नहीं, वो तो पृथ्वी पर वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 12 महीने कर रहे हैं। इस समय हमारी ऊर्जाएं उनके साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा संभावित हो जाती है, अगर वैज्ञानिक कारण देखा जाए कि इस समय की जो एनर्जी है, देखिए इसी में 9 तपा भी लगेगा, कई सारी कंडीशन इसी में आएंगी। सूर्य उच्च का और वृषभ से फिर मिथुन तक इसी ड्यूरेशन में जाएगा, और इसी ड्यूरेशन में मेष राशि के स्वामी भी कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं, या वो मीन में होते हैं या मेष में होते हैं या वृषभ में होते हैं। तो ये जो कंडीशन बनती है, ये सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ऊर्जा और गर्म कंडीशन को कहा जाता है। इसलिए इस समय अगर हम अपनी ऊर्जाओं को केंद्रित करते हैं मानसिक रूप से और भौतिकता को कम करते हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये महीना हमें पूरी तरह से शुभत्व प्रभाव देता है। जब ये इतना शुभ है महीना, जब इसका नाम स्वयं श्री प्रभु विष्णु ने, के नाम पे हाँ, है। श्री विष्णु के नाम पे पुरुषोत्तम रखा गया, तो फिर क्या वजह है कि इतने शुभ महीने में कह दिया जाता है कि कोई शुभ काम मत करो, शादी मत करो, मुंडन मत करो, जनेऊ मत करो? क्या वजह है? पहली बात तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगी, ये मलमास नहीं है। मल तब तक था जब तक उनकी तपस्या से श्री हरि विष्णु प्रसन्न नहीं हुए थे, तब तक उन्हें मल मास कहा गया। एक्स्ट्रा जो बॉडी से एक्स्ट्रा वो होती है चीज़ें, वो निकाल के मल की तरह हटा दी जाती हैं। लेकिन ये मल की तरह हटाया नहीं गया, इसको भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दिया। अब दूसरा, जैसे कि आप कह रहे हो कि इस समय शुभ कार्य क्यों नहीं, देखिए जो समय हमारी पूजा या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को ज़्यादा जोर देने वाला है, अगर हम उस समय शादियाँ, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश करेंगे तो हमारी ऊर्जाएं एकाग्र कैसे होंगी, यानी हम मेडिटेशन के फॉर्म में कैसे जाएंगे। और दूसरा, यहाँ पे पितरों को भी बहुत सम्मान दिया गया, पितरों को भी बहुत जगह जोड़ा गया, क्योंकि बहुत जगह हमने निर्णय सिंधु में भी हमने पितरों को जोड़ते हुए यहाँ पे पितरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें मिली, हरवंश पुराण में मिली और भागवतम में भी मिली। यानी ये जो समय है, श्री हरि विष्णु हमारे विश्व के पालनहारा भी हैं और पहले पितृ भी हैं। अगर हम 10 अवतार देखते हैं तो वही आए जिसमें चिरंजीवी भी हुए और आए भी और गए भी। प्रभु राम जी, श्री कृष्ण जी, परशुराम जी, सब उन्हीं के अवतारों से जुड़ा हुआ है, या मत्स्य अवतार या कोई भी अवतार हो। यानी जो हमारे पितृ हैं वो कहीं ना कहीं सबसे प्रथम पितृ श्री हरि विष्णु है। मत्स्य अवतार से ही सृष्टि की रचना हुई। तो अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस माह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। अब मैं कहूँगी आपकी कुंडली में कालसर्प है, मोस्टली लोग कालसर्प नहीं मानते हैं, लेकिन मैं कहूँगी राहु केतु की कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे ग्रहों की फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है या वो फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि राहु केतु कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बीच में आ गए सारे प्लैनेट, तो आपको वही फल मिलते हैं जो राहु केतु देना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिकली हम समझे कि अगर ये राहु केतु यहाँ पे हैं और ये सारे प्लैनेट एक तरफ बैठ गए, तो अब आपके साथ क्या क्या हो रहा है, तो हम प्रैक्टिकली ही तो ज्योतिष के साथ जुड़ते हैं ना, कि हमारे पास बुक्स भी हैं और हम लोग प्रैक्टिकली जो देख रहे हैं वो भी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का आप भी जानते हो पहला नियम कि देश काल परिस्थिति पे चेंज अपडेट की जा सकती है। अब हमें क्या मिला कि चाहे पितृदोष है या हमारी कुंडलियों से बनने वाले बड़े बड़े दोष हैं, उनकी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है, यानी हमें एक तरह से पश्चाताप करना है, तो हम इस महीने में उनके पश्चाताप कर सकते हैं। अगेन आपके बैड कर्मास खत्म नहीं होंगे, लेकिन पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे। अच्छा,
पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे, मतलब अगर इस महीने में मैं दान करती हूँ, इस महीने में मैं नाम जप करती हूँ, इस महीने में मैं रामायण पाठ करती हूँ, तो उससे मिलने वाला जो पुण्य रहेगा वो 2x 3x चाहे 4x हो जाएगा। राइट, चाहे आप पवित्र नदियों में स्नान करती हैं, चाहे आप रामायण भागवत, स्पेशली भागवत को, पुराण को स्पेशल कहा गया इस महीने में पढ़ने के लिए, क्योंकि ये लिखा गया कि हजारों यज्ञों का जो फल होता है वो भागवत पढ़ने से मिल जाता है। अच्छा। भागवत कथा, तो भागवत कथा है, श्री हरि विष्णु के मंत्र हैं विशेष, या फिर आप राम रक्षा स्तोत्र कहिए या आदित्य हृदय स्तोत्र कहिए, क्योंकि सूर्य की कंडीशन देखिए, मेष राशि उच्च की राशि और फिर वृषभ राशि भी स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व से जोड़ी गई है और गर्म ऊर्जा को दिखाती है। तो अब सूर्य की रोशनी बहुत ऊर्जात्मक हो चुकी है और हमारे जीवन में भी ऊर्जा लाने वाली है। तो कह सकते हैं कि इस समय अगर हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हरवंश पुराण में एक जगह और में हमें मिलता है कि श्री हरि विष्णु कह रहे हैं कि ग्रहों में सूर्य मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ, और पक्षियों में भी मैं हूँ, और जीव आत्माओं में गऊ में भी मैं हूँ। तो इन सब की पूजा करने से हम अपने पुण्य कर्मों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वो क्रेडिट और डेबिट है। क्रेडिट डेबिट कहीं जाता नहीं है, रहता है, बट किसको हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो व्यूवर हैं और आज के समय की कलयुग की सबसे बड़ी परेशानी है रुपया पैसा, तो क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे आर्थिक कष्ट जो हैं वो पुरुषोत्तम मास में दूर हो सकें? जैसे कि पुरुषोत्तम मास को स्पेशल बोला गया कि श्री हरि विष्णु की पूजा करके हम अपने जीवन में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, अपनी मेडिटेशन से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और हम ये मानते हैं कि जब आप मेडिटेशन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, अगर उन्होंने 100 साल का जीवन था उसे 1000 साल तक ट्रांसफ़र किया या विश्व कल्याण के लिए सब कुछ किया, तो क्या वो मनी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। शंकराचार्य जी द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र, क्या वो मनी मैनिफेस्टिंग नहीं थी? बिल्कुल थी। तो अगर हम शुभ महीने में कोई भी अपनी विश को पूरी कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्टिंग टेक्निक के थ्रू ही जा सकते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हमारे पुराण, हमारे शास्त्र सिर्फ हमें एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करो, चाहे सिमरन है, चाहे जप है, चाहे हवन है, या कुछ भी है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जाओं को एकाग्रचित करते हैं, और ऊर्जाएं जब एकाग्रचित होती है तभी वो भगवान से जुड़ने के लिए तैयार होती हैं। तो जब हम मेडिटेशन करें पैसे के लिए या किसी भी विश के लिए, तो वो पूरी होगी। तो सीधा सीधा हमें समझना चाहिए कि इस समय हम शादी में डांस करके, फंक्शन करके कई घंटे बर्बाद करने से अच्छा जप कर ले, मेडिटेशन कर ले, नाम जाप कर ले, जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। यही तो बोनस पॉइंट है, यही तो बोनस माह है कि इस समय आप गृह मुंडन प्रवेश सब बंद कर दो और आप कहाँ पे ध्यान दो? मेडिटेशन में, नाम जाप में, भागवत सुनने में। अब आप देखोगे कि अधिक मास में सब जगह भागवत कथा होगी। हरिद्वार, वाराणसी, काशी विश्वनाथ, हमारे वृंदावन, सब जगह हम सुनेंगे। लेकिन शालिनी जी, हम ये मानते हैं कि जो हम भागवत सुनने जाते हैं तो क्या हम भागवत का श्रवण करते हैं? नहीं, यही प्रॉब्लम है लोगों में कि सुनने तो जाते हैं, सुनना और श्रवण करने में फर्क होता है। सुनना तो हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन श्रवण करना यानी हम उस रूल्स पर, उन बातों पर पूरी तरह से, एक तरह से हम यही करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही संसार है, रूल्स को मान लेना। लेकिन हम नहीं मानते। अब जैसे गीता में एक बात लिखी गई, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। अब लोग कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। जब हम अच्छा पढ़ेंगे, MBA करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, तो हम डॉक्टर ही बनेंगे ना। MBA करेंगे तो हम उस फील्ड में जाएंगे ना। हम कैसे फल की चिंता ना करें? मैं लोगों से कहती हूँ, कर्म की पत्नी हमें मिली, हरवंश पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि उनकी पत्नी का नाम है तपस्या। और जब तक हम तपस्या नहीं कर रहे, हमें कर्म का फल तो मिल ही नहीं रहा। इसलिए लोगों को कभी कर्म का फल नहीं मिलता जब तक आप उसके लिए तपस्या नहीं करते हो। यानी जो भी आप पढ़ रहे हो या जो भी आप सीख रहे हो, उसके लिए आपको जलना तो पड़ेगा। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं हो जाएगा। तभी जब श्री हरि विष्णु का एक मंदिर खुलता है, जिसे हम बद्रीनाथ कहते हैं, जो जाए बद्री वो ना जाए उदरी, वहाँ पे श्री हरि विष्णु खुद शिव से कह रहे हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि शिव जी कहते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है तपस्या करने की, मैं तो कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इनका पालनहारा हूँ, पितृ मैं हूँ,
तो मैं अपने बच्चों के कर्म की प्राप्ति के लिए यहाँ पे तपस्या करूँगा, तब उन्हें कर्मों का फल मिलेगा। तो ये उल्लेख, ये कथाएं हमें मिलती हैं जो हमें बताती हैं कि अधिक मास इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो तो हमारे लिए तपस्या कर रहे हैं, अब ये अधिक मास आपको मिल रहा है कि अब आप अपनी तपस्या कितनी कर सकते हो हर 3 ठीक साल बात। के और बाद। बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भी एक निश्चित रिटर्न आपको देता है, जो ब्याज है वो फिक्स रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो पुरुषोत्तम मास है, जैसा आप बता रही हैं कि इसमें फिक्स नहीं है, इसमें तो आपको 2x 3x 4x 5x कितना भी मिल बिल्कुल, सकता है अपनी ऊर्जाओं के तो according। ऐसे समय में तो मुझे लगता है इन्वेस्ट कर ही देना चाहिए, अपना टाइम इन्वेस्ट कर देना चाहिए, अपना ऊर्जा इन्वेस्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो कई गुना मिल रहा है बाकी 12 महीने से ज्यादा। बिल्कुल। तो ये सबसे 12 सटीक महीनों समय में है। सबसे स्पेशल समय आता है हाँ। 13वां महीना। अब मैं आगे आपसे थोड़ा भविष्य फल की बात करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम सबको ये तो मालूम चल गया कि हमें भागवत कथा जो है वो सुननी है, श्रवण भी करनी है, और अगर कर सकते हैं, संभव है तो वो कर भी लें इसे 1 महीने में। बाकी क्या क्या करना है वो भी आप फटाफट से बता दें, क्योंकि बहुत से लोग सुबह 10 बजे तक सोते रहेंगे, मैं जानती हूँ। बहुत से लोग इस समय में भी निंदा रस का पान कर रहे होंगे, मैं ये जानती हूँ। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि क्या दान हमें करना चाहिए, तो अगर उसके ऊपर भी आप रोशनी थोड़ी डाल दें। देखिए शालिनी जी, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी, चाहे कोई भी महीना हो, सुबह तो सबको जल्दी उठना चाहिए। सिर्फ अधिक मास की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी हड्डियां हैं, हमारी आंखें हैं और हमारी आत्मविश्वास है। जब हमारी आत्मा कमज़ोर है, हमारी हड्डियां कमज़ोर है, हमारी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऑडियंस को ये समझना पड़ेगा, और स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बच्चों का एक पॉइंट हमें मिलता है, हम रात को पढ़ते हैं इसलिए हम सुबह देर से उठते हैं। तो मैं ये कहूँगी, हमें तो वही चीज़ें याद है जो हमने सुबह पढ़ी थी, रात की चीज़ें तो आज तक हमें याद नहीं हुई। अच्छा। है ना। तो सुबह जो ऊर्जा होती है उस समय ऑक्सीजन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, सुबह की ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है ना। नेचर पूरी तरह से एनक्लाइन होने के लिए तैयार होता है। तो बच्चों को भी और बड़ों को भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, चाहे फिर सो जाओ, मैं भी दोबारा सो जाती हूँ, लेकिन सुबह का जो टाइम है वो आपको अच्छी ऑक्सीजन के कारण माइंड फ्रेश रहता है और चीज़ों को जल्दी लेता है, सीखता जल्दी है, तो वो उठना चाहिए। दूसरा, इस समय जल्दी उठो, सूर्य देवता की उपासना करो, क्योंकि सूर्य देवता ही आपको बल देंगे जॉब के लिए और व्यवसाय के लिए, आप जो भी करना चाहते हो पैसे से रिलेटेड, यानी आपके कर्मों को जल्दी एक्टिवेट करेंगे। तो जल ज़रूर दो। अब दान का बहुत महत्व है। लोग कहेंगे दान यानी अन्नदान, लेकिन पुरुषोत्तम मास में ज्ञान दान का भी बहुत महत्व है, यानी नॉलेज को बांटना। चाहे आपको कुछ भी आता है, आप छोटे बच्चों को पढ़ाएं या किसी को एज अ एडवाइस कुछ ज्ञान दे दें, इस समय एडवाइस ज़रूर दीजिए या ज्ञान ज़रूर दीजिए, लोगों का भला करने के लिए। बिना मांगे कहते हैं ज्ञान नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों से ज्ञान तो कई लोग मांगते हैं, लेकिन कई लोग जेलसी में या उसमें कि हम इसको सही चीज़ें क्यों बताएं, तो वो बताते नहीं हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि एक 10x कर्मा ऐसे भी आप बढ़ा सकते हो कि कोई अगर हेल्प लेने आता है या कुछ पूछता है तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करो। ठीक है। हाँ। और मुझे ये लगता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी हेल्प करता है, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा है, चाहे मेरे को किसी ने हेल्प की हो या मैंने किसी की हेल्प की हो। दूसरा, गौ सेवा और पीपल के वृक्ष की सेवा पुरुषोत्तम मास में सबसे ज़्यादा स्पेशल कही गई है। कहते हैं कि जब आप भागवतम कथा का श्रवण करते हो तो आपको गौ लोक की प्राप्ति होती है। यज्ञों, कई हजार यज्ञों का फल प्राप्त होता है, इसलिए इस माह में गौ सेवा ज़रूर करें, क्योंकि कान्हा जी को भी हमने गौओं के साथ देखा है। तो अगर आप श्री हरि विष्णु को समझ पा रहे हैं तो गौ सेवा बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहेंगे गौ सेवा क्यों? मनुष्य जन्म के पहले की जो सीढ़ी है, जो हमें मनुष्य जन्म तक लेके जाती है, जो सबसे पहला जन्म होता है, उसकी शुद्धिकरण के लिए गौ जन्म बहुत ज़रूरी है। फिर हमें मनुष्य जन्म मिलता है, उससे पहले हमें मनुष्य जन्म नहीं मिल सकता। इसलिए जो गौ का जन्म है वो पूरी तरह से शुद्धिकरण का जन्म है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है जिसके साथ कोई कर्म नहीं जुड़ा, कोई बैड वो नहीं जुड़ी है, अब वो पैदा होगा धरती पे और अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही सीखेगा, समाज को देखेगा और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार डिसीजन लेगा। तो इस समय का मेडिटेशन, दान, जप हमारे निर्णयों को सही करने की क्षमता रखता है। जब हम सही सोचते हैं, सही निर्णय लेते हैं, तो हमारी किस्मत के रास्ते खुलते हैं और उसी से हमारे पास पैसा आता है। तो बेसिकली लोगों को समझना पड़ेगा कि
परिवर्तन का समय है ये। हम कितना पॉजिटिव परिवर्तन अपने अंदर ला सकते हैं। दूसरा, मैं लोगों से कहना चाहूँगी, दान करने का मतलब ये नहीं कि मैं लाखों का दान करके अहंकार में चली जाऊँ। आप अपने दिल से जो दान कर सकते हो, आप 100 रुपये का दिल से दान करो, 10 रुपये का दिल से दान करो, जिसमें कोई अहंकार ना हो, जिसमें कोई नाम ना हो। क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि दान दिया तो कल हमें दान लेना भी तो पड़ेगा। कर्म की सीढ़ी तो यही कहती है ना कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो मैंने आज दान दिया तो कल मुझे दान लेना पड़ेगा। अब हमें भागवतम में या और निर्णय सिंधु एक बुक है और बहुत सी जगह पे हमें क्या मिला कि दान हम अपने नाम पे नहीं करते हैं। हमें श्री हरि विष्णु कह रहे हैं कि मेरे नाम से तुम दूसरों की हेल्प करो। यानी दान हम किसके नाम से कर रहे हैं? श्री हरि विष्णु के नाम से कर रहे हैं। मैंने गौ दान करी, ये मेरी औकात नहीं थी, मैंने इनके नाम से आपको ये चीज़ दी क्योंकि इन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो अब मुझे ना मैंने दान दिया है तो ना अगले जन्म में मुझे दान लेना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे उस लाइन में कभी नहीं खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि आज आप दे के आए हो तो कल आप उस लाइन में भी तो आओगे ना। तो वो अहम नहीं आना चाहिए मन में, अहम नहीं वरना आना आप चाहिए। उस चक्र में फिर बंद ही फिर फंस रहेंगे। जाओगे। तो पुरुषोत्तम मास हमें ये भी सिखाता है कि आपको अहम के तहत या अपने नाम के तहत दान नहीं करना है कि मैंने दान किया, मुझे आदेश मिला कि इस माह मेरे नाम से ये चीज़ दे दो जो आपकी क्षमता है और वो आप दे दो। ठीक बात। अब मुझे लगता है ज्ञान चक्षु इतना तो मेरे व्यूअर का फिलहाल अभी तक खुल ही गया है कि आपको क्या किस चीज का पाठ करना है, क्या दान करना है, कैसे रहना है, सुबह से लेकर शाम तक का तो जो आपका देखिए, क्रियाकलाप पाठ होना का तो चाहिए। क्या है, गीता, भागवत, आपका आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत, ये सब आप पढ़ सकते हो क्योंकि राम रक्षा स्त्रोत पढ़ने से हमारे कुंडली के जो 9 प्लैनेट है वो भी बैलेंस होते हैं। अच्छा, पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो ये तो ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए। इस माह क्या पूरा साल पढ़ना चाहिए राम रक्षा स्तोत्र। और जैसे कि हम नाम सुन रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र, तो ये हमें एक तरह से प्रोटेक्शन भी देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो। क्योंकि मेंटल प्रोटेक्शन ऐसे काम करता है जैसे मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, ये गलत तो ये सही तो नहीं है, तो जब आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपके सामने क्लैरिटी आती है कि ये सही है। चाहे वो गट फीलिंग आए, चाहे वो सिक्स सेंस आए, या कोई ना कोई चीज़ आपको दिख जाए, या आपसे डिसीजन खुद ब खुद सही होने लगे। तो राम रक्षा स्त्रोत मुझे लगता है बहुत पावरफुल है 12 के 12 महीनों पढ़ने के लिए, जब आपको मेंटल और फिजिकल प्रोटेक्शन मिल जाता है। कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप मेरे पीछे खड़े हो ना, मैं जंग लड़ लूँगी, और जब मुझे लगेगा मैं अकेले हूँ तो मेरे लिए वो फियर रहेगा। ठीक बात। तो वो फियर आपका हटाता है राम रक्षा स्त्रोत। और भागवत कथा इस माह सुनने जाएं तो प्लीज़ श्रवण करें, सिर्फ सुने नहीं, क्योंकि वो जो आपको सिखाना चाह रहा है जीवन के पहलुओं को समझने के लिए, वो भागवत में लिखा हुआ है। वो अलौकिक क्रियाएं जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हैं, जिसे हम सीखते हैं कि क्या वो हमें समझाना चाहते थे छोटी छोटी खेल खेल में, वो हम समझते हैं। अब क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ज्येष्ठ माह जब अधिक होता है तो वो विशेष रहता है, वो संवत विशेष रहता है। तो अब क्योंकि ज्येष्ठ माह ही अधिक है इस बार, तो अब आप बताएं कि फिर उसका फल क्या होगा। अब जैसे संवत्सर की बात हम कर रहे हैं तो रौद्र संवत्सर शुरू हो चुका है। अब कई लोग कहते हैं कि रौद्र मतलब बुरा, रुद्र करने वाला, रुदन करने वाला। मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी, रौद्र मतलब रुदन नहीं है। रौद्र मतलब किसी भी चीज़ की खत्म हो रहा है, कुछ बुरी एनर्जीज और कुछ अच्छी एनर्जीज शुरू हो रही हैं। भगवान श्री शिव जी ने जब भी रौद्र अवतार लिया, रुद्र अवतार नहीं, रौद्र अवतार, तो वहाँ पे चेंजेस देखे हमने। तो ये साल बेसिकली ये साल चेंजेस ला रहा है, और ये महीना और भी ज़्यादा बड़ा चेंजेस ला रहा है। पश्चिम बंगाल वाला चेंज तो देख ही लिया है पूरे भारत ने। हाँ, पूरे भारत ने देखा। बिहार वाला देख लिया चेंज पूरे बिहार भारत वाला, ने। अभी एजुकेशन में हम चेंज देखेंगे, अभी हम लोगों की मानसिकता में चेंज देखेंगे, अभी तो बहुत कुछ चेंज हमें देखना है। अभी तो हमारे लाइफ स्टाइल में चेंज देखेंगे। 10 महीने आखिर बचे हुए हैं। अभी तो अप्रैल तक है, क्योंकि हाँ। अधिक मास हुआ है तो ये तो अप्रैल तक खींचेगा। हाँ। 19 मार्च से शुरू हुआ है और अप्रैल तक जाएगा। तो अभी बहुत बदलाव बाकी है। बहुत बदलाव बाकी है। इसके अलावा और क्या रहेगा? और अभी जून में जैसे कि हम पंचांग लेके बैठे, और स्पेशली ये पंचांग बोल रहा है कि जून के आसपास भूकंप आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। पंचांग बोल रहा है, तो इट मीन्स चांसेस बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में भूकंप आने का। ठीक है। सेकंड, राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल। अभी हम बंगाल में जीत तो देख रहे हैं, लेकिन उथल पुथल भी देखने वाले हैं।
अच्छा, किस लिहाज से उथल पुथल? कुछ आतंकवादी हमले, राज सरकारें हिल जाना, जैसे कह देना कि सरकार डिस्टर्ब हो रही है कंडीशन से, वो कंडीशन अभी हम आते हुए देखेंगे। हड़ताल, दंगा, फसाद, तो ये दिल्ली, बिहार, यूपी और बंगाल तक, ये पूरी जो बेल्ट जा रही है, यहाँ पे ये कंडीशंस बनती हुई नजर आएंगी। और ये हम अधिक मास में ही होता हुआ पुरुषोत्तम मास में ही देख पुरुषोत्तम पाएंगे। मास के आसपास ही देख रहे हैं, क्योंकि ये जून का खुला हुआ है और जून को हम देख रहे हैं कि ये सब कंडीशंस हमारे सामने बनती हुई नज़र आ रही हैं। जबकि अगर मैं मई मंथ की बात करूं तो इस समय मुस्लिम राष्ट्रों में कहीं ना कहीं असंतोष और विरोध की गतिविधियां दिख रही हैं। बॉर्डर्स पे कहीं ना कहीं ज़्यादा सेना की गतिविधियां दिख रही हैं, ये इस साल का पंचांग कहता है। और अभी और बड़ी खबरें आनी अर्थतंत्र में बाकी हैं। विफलता, मुद्रा में महंगाई की वृद्धि, मुद्रा में चेंज और महंगाई की वृद्धि, तो ये तो बुरी खबरें अभी शुरू हुई हैं। तो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ खत्म होके नई एनर्जी बनती है, एक फ्यूनिक्स पक्षी की तरह, पहले राख से ही दूसरा पक्षी उत्पन्न होता है, तो पहले राख तो बनना पड़ेगा। अब अगर मैं राशिफल के ऊपर चर्चा करना चाहूँ, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरा समय कैसा बीतेगा, और खास करके ये जो अधिक मास है उसको लेके भी उत्सुकता है लोगों के मन में। तो मेष राशि के साथ अगर हम शुरुआत करें, कैसा रहने वाला है बचा हुआ पूरा साल, आप बताएंगे क्या? क्योंकि अभी तो बचा ही हम है। गुरु की गणना ले लेते हैं, क्योंकि गुरु महाराज अक्टूबर में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो हम अक्टूबर तक ले सकते हैं, क्योंकि गुरु बहुत विशेष है। शनि की भी चेंजेस नहीं हो रहे इन बीच में, और राहु केतु भी दिसंबर में जाके चेंज होंगे। मेष राशि के 4th हाउस में गुरु महाराज का गोचर होगा, और मीन राशि में शनि महाराज रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे हमारे राहु महाराज। हम 3 बड़े ग्रहों को लेकर के चल रहे हैं, और ट्रांजैक्शन तो होते रहेंगे। जैसे अभी मेष राशि में सूर्य है, और जब अधिक मास लगा होगा तो वो वृषभ राशि से गोचर कर रहे होंगे। तो कंडीशन मेष राशि की अगर बोलूँ तो गुरु महाराज 4th हाउस में 5वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? वो हमारे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव है हमारे हिडन चीज़ों का, छुपे हुए रहस्यों का। तो कहीं ना कहीं हमारे छुपे हुए रहस्यों को बढ़ाएगा, या फिर गुप्त धन को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुप्त धन भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। यानी जो पर्दे के पीछे का ज्ञान है, जैसे कोई मेरे सामने बैठा, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या चाहता है, छल है या नहीं है, वो नॉलेज देगा मेष राशि वालों को गुरु महाराज। और गुप्त धन, जो अचानक धन की प्राप्ति है, वो भी गुरु महाराज दे सकते हैं 4th हाउस में बैठकर 5वीं दृष्टि से। 7वीं दृष्टि जाएगी उनके करियर पर, जॉब पर, बिजनेस पर, और गुरु की दृष्टि को सर्वदा शुभ माना गया है। यानी जॉब में, करियर में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव रहने वाला है। वाह। तो मेष राशि के लिए ये गुड न्यूज़ है। तीसरी कंडीशन उनके लिए बनेगी, और वो 9वीं दृष्टि 12th हाउस पर जाना। 12th हाउस उन्हीं की राशि है, और शनि महाराज बैठ रहे हैं। शनि महाराज पर पूरी दृष्टि उनकी रहेगी, यानी खर्चे आपके कंट्रोल होंगे। और जो हेल्थ प्रॉब्लम, शनि की 7वीं दृष्टि जो हेल्थ प्रॉब्लम दे रही है 6ठे भाव पर पड़ने के कारण, कहीं ना कहीं हमें उसमें बहुत बड़े माइनस इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ शनि की दृष्टि नहीं है 6ठे भाव पर, वो गुरु की दृष्टि से मिलन होकर वो दृष्टि आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं रोग तो होंगे, लेकिन रोगों से आप बाहर भी निकलोगे। तीसरा, एकादश भाव में राहु की गणना बहुत पॉजिटिव मानी जाती है। एकादश भाव का राहु अच्छे रिजल्ट देता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अच्छे रिजल्ट देता है, या जो भी आप जॉब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देता है। और गुरु का 4th भाव में बैठना, कहा जाता है स्थान हानि करो जीवा, लेकिन ये गोचर है, तो गुरु 4th भाव में जा करके इनकी प्रॉपर्टी और गाड़ी के योग भी बनाएंगे। क्योंकि ये गोचर है, ये बैठने नहीं जा रहे हैं। हाँ। है ना, तो ये कुंडली की वो सत्यता नहीं है, ये गोचर है, तो गोचर का इम्पैक्ट हमें 4th हाउस में भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। तो जिनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे वो भी दूर होंगे। अब इनको करना क्या चाहिए? जो आपका गुप्त धन है या हिडन धन है, या जो अचानक मिलने वाला धन है, उसको सुन करके बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो या कहीं से हो, होने वाला है। तो सोच समझ के डिसीजन लें, और माता की हेल्थ का और अपनी सीने के आसपास, जैसे निमोनिया है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती है, और माता की हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है। वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि के 3rd हाउस में गोचर होगा। 3rd हाउस है पराक्रम, करेज, हिम्मत, मेरी वर्किंग स्टाइल, मैं काम कैसे करती हूँ।
गुरु यहाँ पे बैठ के सीधा भाग्य भाव को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और 7वें भाव को 5वीं दृष्टि से देखेंगे, यानी शादी विवाह के रास्ते खोल देंगे। जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी रास्ते खुलेंगे, कुंडली में होनी चाहिए लव मैरिज का योग, तो उनके भी रास्ते खुलेंगे। भाग्य भाव को देखने के कारण आपका भाग्य स्ट्रांग होगा और 9वीं दृष्टि जाएगी उनके लाभ स्थान पर, यानी मेरा भाग्य और लाभ दोनों ही मुझे फल दे रहे हैं। और जब भाग्य खुलता है तो जॉब और बिजनेस या व्यवसाय में तरक्की मिलती है, तभी तो हमें उसका लाभ मिलेगा। तो ये गुरु की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है, ये वृषभ राशि के लिए बहुत स्पेशल है। अब इसमें माइनस इम्पैक्ट कहाँ है? जहाँ पर गुरु बैठेगा वो हमारा करेज है, हिम्मत है, हमारी कार्यशैली प्रणाली है। और गुरु को कहीं ना कहीं स्लो, मतलब आलसी प्लैनेट, स्लो प्लैनेट भी कहा गया, क्योंकि वो 12 साल में राशि परिवर्तन एक चक्र पूरा करते हैं। ठीक है। और गुरु इस लिहाज से राहु और शनि और भी आलसी प्लैनेट नहीं होने और चाहिए? हिसाब वो तो है ही है, शनि को तभी तो शनिचर कहा गया है ना। हाँ, वो तो और स्लो है। लेकिन गुरु एक टीचर क्या करता है, एक जगह बैठ के ही तो बच्चों को पढ़ाता है। तो उनमें कहा जाता है कि वो चर्बी, फैट का बढ़ना, एक जगह स्टेबल होकर के काम करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब कई लोग घूम घूम के भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन गुरु वाले लोग स्टेबल होके पढ़ते हैं। तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा आलसपन आएगा, जिस पे इनको इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी वृषभ राशि को। ठीक है। अब अगर मैं शनि की बात करती हूँ तो शनि भी यहाँ पे एकादश भाव पे है, और एकादश भाव का शनि अच्छे रिजल्ट देता है, और दशम भाव का राहु वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि दशम भाव में राहु दिग्बल, सूर्य दिग्बल और मंगल भी दिग्बल में प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो वृषभ राशि की जो गणना है, ये बहुत स्ट्रांग बन रही है जॉब, व्यवसाय, लाभ को लेने के लिए, शादी के लिए। तो पूरी तरह से ये समय इनके लिए बहुत पॉजिटिव आ रहा है। मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं वृषभ राशि वालों को। और ये समय अगर आपका इतना ही अच्छा बीते तो फिर आकर के थैंक्स हमें आप कमेंट सेक्शन में भी जरूर बोल दीजिएगा। बस थोड़ी सी आलस ना दिखाएं, पूरी तरह से एफर्ट्स लें। हाँ। क्योंकि आपका आत्मबल बहुत मजबूत है, लेकिन आलसपन आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है। अब इनको करना क्या है? धार्मिक स्थानों पर जा करके कोई ना कोई धार्मिक चीज़ें गिफ्ट करें, जैसे जंत्रियाँ गिफ्ट कर दे, रामायण है, भागवतम है, कुछ भी, 40 गिफ्ट कर दें जो इनकी क्षमता के हिसाब से। अब हम आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के तो धन भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। अच्छा। तो मिथुन राशि के लिए तो और भी स्पेशल है, क्योंकि धन भाव में गुरु आएंगे। अब धन भाव से गुरु आकर के इनको 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव देखेंगे। अष्टम भाव अगेन हिडन एनर्जीज से जुड़ा हुआ है, छुपी हुई क्षमताओं से जुड़ा हुआ है, छुपे हुए सच से जुड़ा है, छुपे हुए पैसे से भी जुड़ा है। चाहे वो हमारे जॉब से जुड़े हों, या हमारे किसी व्यवसाय से जुड़े हों, या किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हों, जो अभी तक आपके काम रुके हुए थे, कुछ बड़ा लाभ आपको देने वाले हैं। हो सकता है किसी को प्रॉपर्टी का लाभ हो जाए, किसी को पैतृक संपत्ति मिल जाए, किसी की शेयर मार्केट या गोल्ड के रेट बढ़ जाए, तो वो अब मिथुन राशि वालों के साथ होगा। अष्टम भाव को हम ससुराल भी कहते हैं, तो ससुराल से भी इनको कुछ बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे। वाणी में इनके बहुत स्ट्रॉन्ग वो रहेगा। और अगर इनको हार्मोन्स या कमर के नीचे के बेल्ट इनकी कमज़ोर है, कईयों को टांगों में बहुत दर्द रहता है, या हार्मोनल डिसबैलेंस रहते हैं, तो वो भी इनका दूर हो जाएगा। लेकिन सेकेंड हाउस हमारा ये वाला एरिया है, गले के आसपास, तो इनको थ्रॉट संबंधित दिक्कत, थायराइड, ये सब इनको दिक्कत थोड़ी सी दे सकता है। वाणी बहुत अच्छी रहेगी, पैसा खूब आने वाला है, कमाओ खूब, और आपके जीवन में थोड़ा सा आकर्षण भी बढ़ेगा, क्योंकि वाणी से आपको लोग पहचानना शुरू कर देंगे। और छठे भाव पर दृष्टि जाएगी। छठा भाव भी रोग, ऋण, शत्रुओं का, यानी रोग, ऋण और शत्रु तीनों समाप्त, अमरता। वो कह रहे हैं ना, पॉजिटिव दृष्टि जा रही है। हाँ। अब गुरु महाराज की जो 9वीं दृष्टि है वो 10th हाउस पर जाएगी, जहाँ पे शनि महाराज है। दशम भाव में शनि महाराज भी अच्छी सफलता को दिखाते हैं, क्योंकि उसी के कारक प्लैनेट है। और यहाँ पे दशम भाव में गुरु की दृष्टि जाना, शनि का बैठना, ये बताता है कि आपके कार्यों में विस्तार होने वाला है, क्योंकि राहु को विस्तार भी तो गुरु को विस्तार भी तो कहा गया है ना। तो इनका जॉब और व्यवसाय में विस्तार होने वाला है। यानी अगर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है साइड बिजनेस शुरू कर दें, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस डाल दें, और अगर एक ही जॉब में है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छी जॉब में प्रमोशन ले लें। तो इनके लिए भी समय बेहद शुभ है। बस जितना कमाएं उतना पुरुषोत्तम मास क्योंकि आ रहा है, तो उसमें दान भी आप कर दें, जितना आए उस लिहाज से अगर दान करो तो वो हमेशा अच्छा रहता है। और मैं कहूँगी नॉनवेज और ड्रिंक से दूर रहें, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा मुंह भी है ना, तो हम जो खाएंगे वहाँ गुरु बैठे हैं उस समय, वो ना करें।
वैसे तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली मिथुन राशि को इस समय ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हम ड्रिंक कर लेते हैं, हम नॉनवेज खा लेते हैं, क्या खा ले तो ये आपको अब ध्यान देना सवाल पूछना ही हालांकि मुझे लगता है अपने आप में गलत है। कोई अगर ये पूछ के किसी पंडित ज्योतिषी से ये सवाल पूछ रहा है कि सामने से जवाब हाँ में मिलेगा तो आप कभी नहीं वैसी मिलेगा। गलती कर रहे हैं, कभी पूछना ही नहीं चाहिए आपको ये लेकिन सवाल। मोस्टली लोग पूछते हैं, मोस्टली लोग कि हम कर लें या ना करें। अरे मैं बड़ा हैरान थी, मुझे एक पंडित जी ने बताया कि क्योंकि आप पितृपक्ष में पंडितों को खिलाते हैं कि वो आपके पितर तक पहुंचे, तो एक शख्स जा करके उनसे पूछता है कि आप तो कहते हैं कि जो पितर को पसंद है वो खिलाओ, आपके दादाजी को, आपके पिताजी को जो पसंद है वो खिलाओ, तो मेरे तो दादाजी को मांस मदिरा बड़ी पसंद थी, तो मैं खिलाऊं, आप खाएंगे, आपके लिए मैं नॉनवेज ले आऊं और आपके लिए नहीं, मेरे मैं साथ हो चुका है। तो ये है लोगों में। मैं ये लोगों से कहूँगी कि देखिए वहाँ पे जो भूख है ना वो अलग है। वहाँ पे वो टेस्ट वाली भूख नहीं है कि मुझे खीर मिले या मुझे ये मिले या मुझे वो मिले। वहाँ पे जो भूख है वो ऊर्जा वाली है कि मुझे वो ऊर्जा मिले, मुझे वो ताकत मिले जिससे मैं अपने बच्चों के साथ, अपने वंश के साथ जुड़ा रहूँ। तो दान देना मतलब ये नहीं कि मुझे आलू की सब्जी देनी है या पूड़ी देनी है, हलवा देना है, यानी एक ऐसी एनर्जी कि हम आपके साथ हैं और अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए, हमें भूलिए मत। ठीक बात है ना। और मुझे लगता है इतना काफी है आपके लिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई किंतु परंतु है या किसी ज्योतिषी के पास जाकर के आप ये सवाल पूछने वाले हैं तो गलती मत करिएगा, मैं आपको बता नॉनवेज रही तो हूँ। कभी भी नहीं खाना चाहिए, ना खाना चाहिए ना देना चाहिए। ड्रिंक को तो मैं एक बार फिर भी वो कर दूं क्योंकि किसी को हम मार नहीं रहे हैं, किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचा रहे हैं। मांस तो कष्ट से जुड़ा है, तो वो कैसे अलाउ किया जा सकता है। ठीक बात। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, और सबसे ज़्यादा स्पेशल टाइम है कर्क राशि के लिए, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। और कर्क राशि सबसे सेंसिटिव राशि भी कही गई है, इमोशनल भी कही गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर भी कही गई है, क्योंकि प्रभु राम जी का जन्म कर्क लग्न का है। बहुत से नेताओं का जन्म कर्क लग्न से, यानी ये लोग डिप्लोमेट भी हैं, ये लोग ताकतवर भी हैं और ये लोग इमोशनल भी हैं, यानी प्रैक्टिकली और इमोशनली ये हर चीज़ को समझने वाले हैं। तभी तो हम प्रभु राम जी के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़ते हैं, ताकि उन्होंने एक स्टेप मदर की भी भाव को, फीलिंग को समझा। तो कर्क लग्न बहुत स्पेशल माना जाता है और इसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा को 27 पत्नियां मिली, जबकि सूर्य महाराज को नहीं मिली, 27 नक्षत्र मिले। तो चंद्रमा का जो पैटर्न है वो बहुत स्पेशल है, अगर लोग समझे इसको तो। अब कर्क लग्न में गुरु महाराज उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा आकर्षण लेके आएंगे, यानी अब उनको अंदर से स्ट्रांग बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हर 25 दिन में गजकेसरी योग बनेगा, जो इनके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हर महीने चेंज होके वहीं ना वहीं पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। एक दूरी का चक्कर लगा के, तो महीने में एक बार बनना ही बनना है। बनना ही बनना, क्या बात है। 2-2.5 दिन तो रहना ही रहना है। तो गजकेसरी योग इनके लिए बहुत प्रभावी रहेगा, राजयोग की तरह काम करेगा, इनके आकर्षण शैली बढ़ेगी, इनके अंदर चेंजेस आएंगे बहुत बड़े। पंचम दृष्टि जाएगी इनके पंचम भाव पर, यानी बौद्धिक क्षमता का विकास, प्रेम विवाह, या फिर कह सकते हैं कि स्टडी में हायर एजुकेशन या एजुकेशन को प्राप्त करना, ज्ञान के चक्षु खुल जाना। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, यानी आपके पार्टनरशिप में फ़ायदा, आपके लाइफ पार्टनर का फ़ायदा, यानी पत्नी या पति से कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचना, या विवाह नहीं हुआ तो विवाह के रास्ते खुल जाना। 9वीं दृष्टि भाग्य पर, भाग्य भाव को धर्म से भी जोड़ा गया है और भाग्य से भी जोड़ा गया है। यानी धर्म क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को धर्म के साथ चलते हुए पूरा करते हैं, जैसे हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, तो पितरों को खिलाना एक धर्म भी है हमारा। धर्म के साथ जब हम किसी भी चीज़ स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जोड़ते हैं तो हमारा भाग्य भाव अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। यानी मोरल्स हमारे कैसे हैं, हमारे रूल्स हमने कैसे बनाए, हमारे संस्कार कैसे हैं, ये है धर्म के साथ चलना। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत स्पेशल है, बस इनको आलस नहीं दिखाना है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठ के सम टाइम इनको आलसी बनाएगा कि अरे सब बढ़िया चल रहा है, हो तो जाएगा, लेकिन क्योंकि सब कुछ हो रहा है, ये आंखों से देख रहे हैं कि बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और वो इनको अभी से चेंज देखने को शुरू हो गए होंगे। क्योंकि गुरु उस धुरी पे पहुंचने वाले हैं जब वो कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो बहुत पास आ चुके हैं। हाँ। तो इनके अंदर चेंजेस तो देखने को मिल जाएंगे इसी पीरियड में। ये खुद वो बोलेंगे कि अब वो चेंजेस धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, जो मेरी आकर्षण शैली को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एकदम से तो नहीं बढ़ जाएगी कि कर्क राशि में आते ही मेरा ड्रेसअप चेंज हो जाए, लोग मुझसे प्रभावित होने लग जाए, लेकिन प्रभाव बढ़ेगा।
ठीक है, और अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए भी। जी। अगेन इनको गलत बात नहीं बोलनी है, झूठ नहीं बोलना है, नॉनवेज और शराब से इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जितना अच्छा बोलें, अच्छी चीज़ों का श्रवण करें, उतना अच्छा है। गुरु उतना स्ट्रांग होगा, चाहे वो मिथुन राशि हो चाहे वो कर्क राशि हो, अगर आपको गुरु स्ट्रांग करना है। ठीक है। अब मैं इनसे ये बोलूँगी कि पीली चीज़ों का दान करें, इनके लिए बहुत स्पेशल है। गाय की सेवा अगर करते हैं तो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा मीठा खाने की टेंडेंसी बढ़ेगी इनमें, थोड़ा सा फैट और वेट का ध्यान रखें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के 12th हाउस में गुरु का गोचर होगा। अब 12th हाउस को मोक्ष भाव भी कहा गया है, और लोगों को लगता है कि केतु मोक्ष देता है, बट मुझे लगता है कि केतु मोक्ष कैसे दे सकता है, जो एक ब्लैक होल है, जो अध्यात्म से जुड़ा है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है पूरी तरह से, जो एक तरह से ऐसी एनर्जी देता है जो डी अटैचमेंट लाती है। यानी जब मेरे पूरी तरह से मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो मैं डी अटैच हो जाऊंगी, लेकिन वो मोक्ष कैसे दे सकता है? मोक्ष के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और केतु से ज़्यादा ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास। तो 12th हाउस में जब गुरु आते हैं तो आपको वो नॉलेज देते हैं जो आपको मोक्ष तक ले जा सकती है। और 12th हाउस में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट काम करता है वो शुक्र करता है, क्योंकि वो डबल बेड से भी जुड़ा गया, आपकी शयन निद्रा से, शयन कक्ष से भी जुड़ा है। तो गुरु यहाँ पर आके आपकी नींद को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। हो सकता है कि सिंह राशि वाले ये कहें कि मुझे अच्छी एक प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इस समय ये खोजी प्रवृत्ति के रहेंगे। अब मुझे अगर मोक्ष तक जाना है तो मुझे उसके लिए ज्ञान चाहिए, तो एक खो जाएगी अंदर से, तो खोजी प्रवृत्ति इनकी बढ़ेगी। 7वीं दृष्टि जाएगी इनकी 6ठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ने के साथ साथ समाप्त हो जाएंगे। यानी इस समय बढ़ रहे हैं और आने वाले पीरियड में वो गायब, वैनिश। और 5वीं दृष्टि जाएगी इनके प्रॉपर्टी वाले 4th भाव पर, यानी सुख, कंफर्ट, प्रॉपर्टी और गाड़ी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी 8म भाव पर, ससुराल से कोई फायदा या फिर कोई प्रॉपर्टी का कुछ फ़ायदा या कुछ हिडन मनी जो इनको अभी तक पता नहीं थी वो कैसे बढ़ेगी, वो इनकी बढ़ने वाली है, ये संभावना बन रही है। और अगेन 8म भाव को मैं छुपे हुए गुप्त रहस्यों से भी जोड़ती हूँ। तो कई बार क्या होता है कि मेरा अपना दोस्त मेरे लिए दोस्त नहीं है, वो सच मेरे सामने आ जाए, वो 8म भाव देता है हमें। या परलौकिक ज्ञान की हमें इंट्यूशन होने लग जाता है, हमें सिक्स सेंस आ जाता है कि ये होने वाला है, वो भी गुरु बैठ करके 8म भाव में जब भी देखेगा, जिस जिस राशि के लिए उनको देगा। ओके। तो इनको अब करना क्या है? ये जितना हो सके नरसिंह अवतार की पूजा करें। मैं तो कहती हूँ सिंह राशि को हमेशा करनी चाहिए सूर्य उपासना, नरसिंह उपासना, लेकिन इस समय जब तक जुपिटर उच्च के हैं तब तक तो ज़रूर करें, क्योंकि अब इनकी राशि की बारी है, अक्टूबर में यही आएंगे, तो इनके लिए आने वाला समय बहुत स्पेशल रहने वाला है। अब वो स्पेशल एनर्जी के लिए तैयार हो जाए। तो नरसिंह उपासना करें, नरसिंह भगवान के स्त्रोत पढ़ें, पीली चीज़ों का दान करें और सूर्य उपासना हमेशा करते रहें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के 11th हाउस में ही गोचर होगा और 5म दृष्टि से कन्या राशि पे पड़ेगी 3rd हाउस पर, यानी इनकी कार्यशैली प्रणाली, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। भाई बहन का योग इनका बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अगर भाई बहनों के साथ विवाद था या किसी को बच्चों में कुंडली देखनी होती है कि भाई होगा या बहन होगी, तो वो स्ट्रांग कंडीशन बन जाएगी। दूसरी दृष्टि जाएगी 5म भाव पर, यानी ज्ञान, प्रेम, विवाह, संतान सुख की प्राप्ति होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनेंगे। तो कन्या राशि वाले अभी तक सोच रहे थे कि संतान नहीं हो रही, अब उनके योग खुल जाएंगे। संतान से कुछ अच्छे रिजल्ट, उनका रिजल्ट अच्छे आ जाना, उनकी जॉब लग जाना या उनकी शादी के रास्ते खुल जाना, ये भी आपकी संतानों के साथ हो सकता है। इस समय संभावनाएं बनेंगी। प्रेम विवाह आपका हो सकता है, विवाह आपका हो सकता है, और अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो योग बनेंगे। शानदार। अब शनि यहाँ पर है। शनि जब 5म भाव में बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ ब्लेम लगाते हैं। बहुत बार हमने ये गणना की है कि शनि 5म भाव में बैठ के लाइफ में एक बार कोई ब्लेम लगाते हैं जिसकी कुंडली में बैठे हो, यहाँ पे गोचर में आए हैं, तो वो जो ब्लेम का जो एक छोटा सा एक स्विच ऑन होना था वो गुरु महाराज रोक देंगे। अगर लगेगा भी कोई ब्लेम तो सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप पर आ गई है। तो शनि 5म भाव में, कई लोग बहुत डरते हैं कि 5म भाव में शनि आ रहे हैं, कुछ माइनस तो नहीं होगा बच्चों के साथ, तो वो माइनस वैसे भी नहीं होगा क्योंकि गुरु को दृष्टि बहुत स्ट्रांग है और शनि का बैठना भी स्ट्रांग माना जाता है। शनि की दृष्टि बुरी मानी जाती है। अब गुरु की जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपकी 7th हाउस पर,
यानी विवाह के रास्ते खुलेंगे, विवाह हो गया तो बच्चों के रास्ते खुलेंगे और सप्तम भाव को दशम से दशम भी कहा गया है। तो सप्तम भाव जब स्ट्रांग होता है तो हमारा कहीं ना कहीं दशम भाव भी अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। तो कार्यशैली प्रणाली उसमें चेंजेस आएंगे, व्यवसाय जॉब में कुछ अच्छे प्रमोशन या अच्छे पार्टनर के कारण या लाइफ पार्टनर के कारण कुछ प्रोग्रेसिव टाइम रहने वाला है। तो कन्या राशि के लिए बेसिकली अच्छा है। अभी तक तो मैंने जितना भी सुना है मुझे सबका अच्छा ही अच्छा लगा है, कुछ एक गड़बड़ रहा है। हाँ देखिए, लेकिन देखिए शालिनी जी, लोगों को शनि से डर लगता है, राहु से डर लगता है, मुझे लगता है किसी प्लैनेट से डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ तो वो जो चीज़ें मेरे साथ बुरी होंगी वो कहीं ना कहीं मेरे कर्म की वजह से होंगी। और अगर मैं भगवान को उस पर छोड़ दूँ कि हाँ मेरे से गलती हुई होगी, अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो गलती ही हुई होगी, क्योंकि आपको तो कोई मज़ा नहीं आ रहा मुझे ये पनिश करने में, तो मैं आप पे छोड़ रही हूँ और मैं उसके लिए पश्चाताप कर रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं पीछे जाके तो चेंज नहीं कर सकती। ठीक बात। तो मुझे लगता है कि भगवान आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं और वो स्थितियाँ बदल देते हैं। तो सबके जीवन में ऐसे ही हो और कोई ना डरे, मेरी तो यही कामना है। मुझे तो राहु, शनि महाराज सब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि शनि तो, अगर शनि ना हो तो आपको समझाया कैसे जाए कि कर्म होते क्या है। और गुरु को तो मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि मेरे लग्न में गुरु बैठे और मुझे नॉलेज कहीं ना कहीं वही दे रहे हैं। हाँ, है ना। ठीक है, अब तुला राशि पे आगे बढ़ते हैं। तुला राशि के दशम भाव में गोचर हो रहा है, और दशम भाव तुला राशि के लिए एक ऐसा लग्न है जिसमें दशम भाव के स्वामी चंद्रमा रहते हैं, और चंद्रमा तुला राशि को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट है। कभी इनको लॉस भी दे देते हैं, कभी इनको प्रॉफिट भी दे देते हैं, कई बार इनको बहुत हाइट पे पहुंचा देते हैं, कई बार नीचे भी ले आते हैं। लेकिन गुरु दशम भाव में आकर के इनको बहुत बड़ा विस्तार देंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ तो विस्तार करेगा, वहाँ पे तो कुछ ना कुछ विस्तार होने वाला है। तो जॉब या बिजनेस बढ़ने वाला है। क्या बात है। विस्तार, 1 से 2 काम, 2 से 3 काम, कुछ बड़ा विस्तार होगा। लेकिन यहाँ पे इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि अगेन हम कह सकते हैं स्थान हानि करो जीवा, तो वो छोटी सी कंडीशन कि हाँ जो मेरे आसपास के प्रतिद्वंदी है वो मुझे डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन विस्तार तो पक्का है, ये भी बात श्योर है। अब गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके धन भाव पर, यानी धन की स्थिति स्ट्रांग, वाणी बहुत स्ट्रांग होगी, ये जो वाणी से बोलेंगे वो होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इनकी वाणी में एक मोटिवेशनल जो चेंजेस होते हैं ना, कि मैं ये बोल रहा हूँ तुम इस चीज़ को समझो, जो पॉजिटिव वाइब्स वो ये देना शुरू कर देंगे। और अगर एस्ट्रोलॉजी से, मोटिवेशन से, टीचिंग से जुड़े हैं तो इनके लिए तो बहुत अच्छा है। गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी 4th हाउस पर, और दृष्टि को शुभ माना गया 7वीं दृष्टि को, यानी प्रॉपर्टी के, गाड़ी के योग बनेंगे, कंफर्ट के योग बनेंगे, आपके कंफर्ट जोन में एक प्रभाव आएगा कि हाँ ये होता है आराम, काम के बाद जो आराम की जो थॉट रहती है ना वो। और मदर की हेल्थ भी अच्छी होगी, यानी मदर से अच्छे रिजल्ट, मदर की अच्छी हेल्थ होना, और हार्ट संबंधी दिक्कतें हैं वो भी तुला राशि को अब आराम आ जाएगा, क्योंकि हार्ट 3rd और 4th हाउस से ही हम देखते हैं। तो 4th हाउस पे दृष्टि कहीं ना कहीं हार्ट के लिए भी अच्छी है। और 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 6ठे भाव पर, जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि को 6ठा भाव में हम बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि 6ठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, शनि बैठा है, और फिर गुरु की दृष्टि आ जाना, तो जो भी अभी तक हेल्थ प्रॉब्लम आपको थी, शनि महाराज कहीं ना कहीं कंट्रोल करे बैठे थे कि ऑपरेशन ना हो या कुछ बड़ा ना हो, अब वो गुरु महाराज और रिलीफ पहुंचा देंगे। तो शत्रु भी समाप्त, रोग भी समाप्त और ऋण भी समाप्त। एक तो शनि हेल्प कर रहे हैं बैठकर, और गुरु की दृष्टि। इस समय लोन उतार दो तुला राशि वालों ये स्पेशल टिप है कि लोन्स ज़रूर उतार दो, बहुत अच्छा रहेगा। और शनि की दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके 12th हाउस पर। नींद इस समय आपकी डिस्टर्ब रहेगी, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एक सिंह के लिए आपने ये बात कही थी, और अब एक ये आपने तुला के लिए कहा कि नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और तुला राशि के लिए शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम लाएगी, जो बेडरूम के अंदर वाली मैरिड लाइफ है, जिसे हम फिजिकल भी कह सकते हैं। तो अगर इस समय पत्नी से किसी कारणवश दूरी आ रही है, या वो जॉब दूर कर रही है, या किसी भी कारणवश दूरी आ रही है, तो शनि के दान कर दें, तो वो आपको स्टेबल हो जाएगी। और नहीं तो जब गुरु का दोबारा राशि परिवर्तन होगा अक्टूबर में, आपने कहा, तो उसके बाद फिर स्थिति ठीक हो जाएगी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। घबराने की इसका मतलब जरूरत है नहीं। तो गुरु महाराज तो मैं कहती हूँ जो डिवोर्स के चांसेस भी होते हैं ना, वो भी कम कर देते हैं। हर लड़की को अपना गुरु स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और हर लड़के को अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हो तो आपका गुरु, स्पेशली स्त्रियों का और पुरुषों का शुक्र खराब हो जाता है। इसीलिए हर लड़की को कहूँगी गुरु स्ट्रॉन्ग रखो,
आपको पति का सुख भी मिलेगा और पति से सुख भी मिलेगा। पर एक्स्ट्रा मैरिटल चलाने वालों को इस बात की अक्ल नहीं है। गुरु खराब हो, शुक्र खराब हो, कुछ खराब हो या ना हो, ये वो दलदल है जिसमें किसी को फंसना ही नहीं चाहिए। आपकी कुंडली कितनी अच्छी हो, डेली मेरे पास अगर मैं 4 कॉल ले रही हूँ तो उसमें एक कॉल तो इसकी होती ही होती है, चाहे वो पुरुष की तरफ से आए या वो स्त्री की तरफ से आए, या वो फंस चुके हों या वो फंसे हों या फंसाया गया, कुछ भी हो, लेकिन होता ही है। अच्छा, और हर एज की लेडीज़ है, मतलब मैं तो देखती हूँ, सुन सुन के परेशान आ चुकी हूँ कि कोई एज है ही नहीं उसमें कि मैं कहूँ कि 40s वाली ज़्यादा है या 20s वाली ज़्यादा है या 50s वाली ज़्यादा ये मुझे लगता है बढ़ती आधुनिकता और जो खुलापन है उसी का ये नतीजा उसी है। का नतीजा। और और जिसके लोग चलते कहते हर हैं कोई जो परेशान जॉब है। करती हैं लड़कियां वो इसमें जाती हैं, मैं कहती हूँ जो घर बैठी हैं वो भी तो है। ठीक बात है। कम सुनने को मिलता है लेकिन वो भी है, और मुझे लगता है कि जो घर बैठी है वो हम तक शायद कम पहुंच पाती हैं, इसलिए वो कम है। हाँ, और गलत रास्ते पे कोई भी चल सकता है, उसमें आप कोई इसको ऐसे कोई रूल नहीं आप बना और मुझे करके लगता कह है सकते। शायद मैं एज अ फीमेल, मुझसे फीमेल जल्दी अटैच हो जाती है, इसलिए मुझे उनकी प्रॉब्लम्स पता है, क्योंकि मेरे पास रोज यही होता है, मैं थक चुकी हूँ सुन सुन के। एक लड़के लड़की वाले कॉल्स था, ठीक है ये आएंगे हमारे पास, फॉरेन शिफ्ट होना है ये आएंगे हमारे पास, लेकिन जब ये आते हैं ना तो मुझे बड़ा दुख लगता है। और ये वो देश है जो भगवान राम और सीता सीता माता का है कि कैसी भी परिस्थिति हुई, कितना भी आप अलग रहे, लेकिन पराये पुरुष और पराई स्त्री की तरफ आपने आंख उठा कर भी नहीं देखा। तो उस देश के जो रहने वाले हैं और सनातन को जो मानने वाले हैं, उनको तो मुझे लगता है कि इस रास्ते से दूर ही रहना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति शायद रही होगी, मैं तो नहीं जानती इतना पाश्चात्य संस्कृति के बारे में, पर हमारी तो नहीं थी। संस्कृति में भी इतना गंद तो नहीं है मुझे लग रहा है। अगर वो डिवोर्स दे के दूसरी शादी कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो बिना डिवोर्स के आप धोखा दे रहे हो। कई बार सास के साथ बाहर बैठी होती हैं और अंदर आके हमसे एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में पूछती हैं, आपकी सास बैठी है। मतलब एक गिल्टी कॉन्शियस भी आपको कैसे अलाउ कर देता है। ठीक बात है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब हम तुला राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि की। हाँ, वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान पे ये गोचर होने जा रहा है, तो गुरु का गोचर भाग्य में आना, धर्म भाव के पे आना, धर्म के स्वामी बहुत शुभ रहने वाला है। तो वृश्चिक राशि को एक रिलीफ मिलने जा रहा है। 5वीं दृष्टि लग्न पर पड़ेगी जो उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा चेंज लाएगी। वृश्चिक राशि को कहीं ना कहीं हम गुस्से से जोड़ते हैं कि बहुत जल्दी तुनक मिजाज होता है, शांत भी जल्दी होते हैं और गुस्सा भी जल्दी करते हैं। वो गुरु अब इनको स्टेबिलिटी देगा, शांति देगा कि आप गुस्सा नहीं करना है और जो आप पाना चाहते हो लक्ष्य, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना है। ये इनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। 3rd हाउस, मैनेजमेंट स्किल्स, वर्किंग स्टाइल्स। वैसे वृश्चिक राशि की मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी ही होती हैं, बट अब और अच्छी हो जाएंगी। तीसरा, भाई बहन के, स्पाउस के चांसेस, सिबलिंग्स के चांसेस इनके खुल जाएंगे। और ये भी कह सकती हूँ कि इनकी मैनेजमेंट्स के कारण इनको तरक्की मिलने के, भाग्य के खुलने के योग भी बनेंगे। हो सकता है आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इतने अच्छे हो कि आपको प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि भाग्य स्थान खुल रहा है। और 9वीं दृष्टि जाएगी शनि पर। शनि पर जाने के कारण अब और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे गाड़ी, बंगला और मदर की हेल्थ में। ठीक है, तो इनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वृश्चिक वृश्चिक राशि वाले थोड़े से जल्दी परेशान हो जाते हैं तुनक मिजाज होने की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि इनमें बदला लेने की भावना थोड़ी आ जाती है। अच्छा, ये राशि का नेचर जो हमें कहा गया कि वो बिच्छू बना हुआ है, स्कॉर्पियन है, तो बदला लेने की भावना आ जाती है। लेकिन मैंने देखा है वृश्चिक राशि वाले सबसे अच्छे होते हैं। मेरा नाम एन से है, मेरी राशि नहीं है, लेकिन मैं ये सच में बोल रही हूँ। अच्छा, नहीं तो लोग कहते हैं अच्छा अपनी वाली राशि है ना इसलिए ऐसे हाँ, लेकिन मेरी राशि नहीं है, मेरी तुला लिब्रा बनती है, तो इसलिए ये मत सोचें। लेकिन मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि वाले प्योर होते हैं, बस उनकी प्योरिटी को छेड़ो नहीं, इसलिए मैं उनको, उस राशि को प्योर मानती हूँ कि हूँ तो हूँ, बिच्छू हूँ तो हूँ, इसमें कुछ छल नहीं है, कुछ कपट नहीं है। अब हम इनकी अगर उपासना की बात करें तो हनुमान जी की उपासना इन्हें हमेशा करनी चाहिए, लेकिन अगर ये हनुमान जी को बेसन की चीज़ें चढ़ाना शुरू कर दे इस पीरियड में तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन शालिनी जी, आप भी ये जानती है कि उच्च प्लैनेट का दान नहीं किया जाता। तो अगर आपकी कुंडली में गुरु उच्च का है तो प्लीज़ पीली चीज़ें दान मत कर दीजिएगा। लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन में है, किसी और राशि में है, तो आप इस समय पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाइए। बेसन के लड्डू, शानदार। अब हम आ जाते हैं धनु राशि पर। धनु राशि के अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। अब अष्टम भाव को मैं अगेन मानती हूँ सबसे स्पेशल भाव होता है अष्टम भाव,
लोग इसे मृत्यु कहते हैं, शमशान घाट कहते हैं, छुपे सच कहते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर खोज है, जो खोज की प्रवृत्ति है, खोजी प्रवृत्ति या जासूसी प्रवृत्ति या रिसर्च कहते हैं ना, हमने बिल्डिंग्स की हम रिसर्च करते हैं, हम आयुर्वेद की रिसर्च करते हैं, हम ये वैज्ञानिक, हम स्पेस वैज्ञानिक हैं, वो तो गुरु ही दे सकता है अष्टम भाव में बैठ के। इस समय स्पेस से संबंधित बहुत बड़ी रिसर्च आपको देखने को मिलेंगी, उसमें स्पेशल धनु राशि वाले इंक्लूड होंगे। अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो आप उसमें जो नाम देखोगे उसमें किसी ना किसी का नाम तो धनु राशि से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि स्पेस है गुरु, और अष्टम भाव में स्पेस भाव का प्लैनेट जाएगा तो स्पेस भाव से रिसर्च करवाएगा स्पेस से संबंधित। दूसरा, धन भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी। आपकी वाणी स्ट्रांग, आप जो बोल रहे हो वो बहुत अच्छी कंडीशन में और अच्छे शब्दों के साथ बोल रहे हो। आपके धन की स्थिति स्ट्रांग होगी, और आपका कुटुंब है सेकंड हाउस, तो कुटुंब भी स्ट्रांग होगा, आपको कुटुंब का साथ मिलेगा, जाओ हम तेरे साथ है। 5वीं दृष्टि जाइए इनके 12th हाउस में। अब मैं कह रही हूँ जाओ हम तेरे साथ है, और 12th हाउस है विदेश का, तो हो सकता है इनके विदेश के चांसेस भी खुल जाएं। जो ये जाना चाह रहे थे या कुछ ट्रांसफ़र चाह रहे थे अपनी जॉब में, कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव था वो इनका होने के चांसेस बनेंगे। नींद बहुत अच्छी आएगी, एक कंफर्ट जोन अपने कमरे में, अपने तकिए पर, अपने बेड पर, वो डिमांड होती है ना मुझे यही चाहिए, वो इनकी इस समय फुलफिल होगी। चाहे वो फिजिकल रिलेशन हो, वो हो, या एक अपनी नींद होती है ना कि मुझे कंफर्ट नींद चाहिए, वो इनको ज़रूर मिलेगी। और हाँ, इनको सपने इस समय स्पिरिचुअल या बहुत पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस हम सपनों से भी जोड़ते हैं, खर्च से भी जोड़ते हैं, तो खर्च भी, चाहे वो आयु का खर्च है, चाहे वो धन का खर्च है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप जो धन का भी खर्च कर रहे हो वो आप देखोगे कि ये ऐसी चीज़ों पे खर्च करेंगे जहाँ पे इनका धर्म बढ़ेगा और इनकी एसेट्स बढ़ेंगे। इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस पर, अगेन जहाँ पे शनि महाराज बैठेंगे। तो शनि महाराज इनकी भी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले के चांसेस खुल जाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि जो 7वीं जाएगी वो जाएगी करियर पर। तो इनको धनु राशि वालों को जो रेमेडी करनी है वो शनि की करनी है इस पीरियड में, कि करियर भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि करियर पर है। अब शनि की 7वीं दृष्टि करियर पर, लोगों को लगता है कि हमारा करियर खराब हो जाएगा। नहीं, शनि की 7वीं दृष्टि हमें ये बताती है कि हमें कैसे दूसरों के साथ मिलके अपने काम को निखारना चाहिए। शनि की 3री दृष्टि बताती है मेहनत करो। 3rd हाउस मेहनत का होता है, वर्किंग स्टाइल का होता है। 7वीं दृष्टि 7वां जो भाव है वो हमारे स्पाउस का होता है, पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो इस समय स्पेशली धनु राशि को ये सीखना है कि लोगों के साथ मिलके कैसे काम करना। दृष्टि का मतलब ये नहीं कि बुरा है, दृष्टि को भी समझना पड़ता है कि 7वीं दृष्टि, 7वां हाउस क्या कहता है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं हमारी मकर राशि पे। मकर राशि के 7म भाव में ही गोचर होगा। तो 7म भाव पार्टनरशिप, पार्टनर, लाइफ पार्टनर से जुड़ा है, पेट से भी जुड़ा है। हमारा पूरा ये वाला एरिया 7म भाव माना जाता है। तो अब आपके जो फैट है, फैटी लीवर कहते हैं ना, चर्बी का बढ़ जाना, क्योंकि चर्बी का प्लैनेट गुरु को बोला गया, तो इस समय इनकी चर्बी या फैटी लीवर हो सकता है। थोड़ा ध्यान से खाएं, क्योंकि 7वीं दृष्टि लग्न में जा रही है। अब गुरु महाराज को मीठा बहुत पसंद है, ऑयली बहुत पसंद है। अगर उनके प्लैनेट के हम नेचर को देखते हैं तो आपके टेस्ट बड्स में चेंज आएगा। जो लोग अभी तक कह रहे थे हम मीठा नहीं खाते, अब उनको मीठा भी पसंद आएगा और फ्राइड चीज़ें भी पसंद आएंगी। ये लग्न में बैठा गुरु भी देता है और 7वीं दृष्टि वाला गुरु भी देता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। खाने पीने की स्टाइल पर आपकी आकर्षण वैल्यूज़ बहुत बढ़ने वाली हैं, बहुत अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी में आएगा, जिससे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और आपकी भावनाओं को समझेंगे। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। एकादश भाव पे दृष्टि जाएगी। एकादश भाव वैसे भी लाभ स्थान है, चाहे वो हायर एजुकेशन से जुड़ा हो या प्रेम से जुड़ा हो या विवाह या बच्चों से जुड़ा हो, और या फिर मेरे कर्मों का लाभ, कि मैं जो जॉब कर रही हूँ, जो व्यवसाय कर रही हूँ, उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो गुरु महाराज अब आपको लाभ देने आ रहे हैं। 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जाएगी, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। अब शनि पर दृष्टि जाने की वजह से इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि शनि भी अगेन थोड़ा आलस देते हैं। वो बैठते तो अच्छे हैं लेकिन आलस देते हैं।
आपके एफर्ट्स वैसे नहीं होते या बहुत स्लो हो जाते हैं आपके एफर्ट्स कि ठीक है धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो गुरु महाराज अब आपके एफर्ट्स बढ़ा देगा। लेकिन इनको क्या करना है, जो शनि की 7वीं दृष्टि वो भाग्य स्थान पर जा रही है, तो भाग्य स्थान को इम्प्रूव करने के लिए जो कौवे हैं उनको या पनीर खिला दें। अगर आप कौवों को नहीं खिला पा रहे हो तो चींटियों को इस समय पंजीरी डालना शुरू कर दें। उपाय भी मिल गया मकर राशि वालों को, और वैसे भी सब मुझे अच्छा अच्छा ही समझ में आया है आप लोगों का। तो मुझे ये लगता है कि मकर राशि के तो स्वामी ही शनि महाराज है, और 3rd हाउस में वैसे भी आपकी कार्यशैली प्रणाली को, करेज को तो वो बढ़ा ही रहे हैं, बस भाग्य को थोड़ा इंप्रूव कर लो। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 2nd हाउस बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी 2nd हाउस में शनि गोचर कर रहा है, जिस पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव में बैठकर, नवीं दृष्टि। तो धन स्थान पर अगर शनि बैठते हैं तो वैसे भी अच्छा करते हैं कि धन को बढ़ाते हैं, और वो धन जो देते हैं शनि महाराज वो लेते नहीं है, वो धीरे धीरे पर डे बढ़ रहा होता है। यानी मैं कुंभ राशि को ये बोलना चाह रही हूँ कि ये वो समय है जिस समय आप पर डे अपने धन को बढ़ा रहे हो। तो जितना आप धन के बारे में सोच सकते हो सोचो, अपनी वाणी में आपके जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। कह सकते हैं कि एक कम शब्दों में सही चीज को समझा देना वो शनि और गुरु इस समय आपको दे देंगे कि मैंने शब्दों का कम प्रयोग किया लेकिन लोगों को बहुत अच्छी लगी बात, वैसी कंडीशन। दूसरा, इनका कुटुंब, फैमिली इनका बहुत सपोर्ट करेगी इस समय, तो परिवार से पूर्ण सुख का इनका योग बन रहा है। लग्न में इनका राहु गोचर कर रहा है, यानी फॉरेन से कुछ ना कुछ इनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी इनकी बड़ी रहेंगी। अब गुरु राहु लग्न में है तो महत्वाकांक्षा पैसे की, फैशन की, अपने आप को निखारने की वो देता है। तो गुरु इसमें अब इनको जो महत्वाकांक्षा वो कुटुंब में आकर, राहु लग्न में आकर कई बार हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी डालता है, या ऐसी महत्वाकांक्षाएं देता है जो गलत भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो गुरु वहाँ पे इनको सपोर्ट कर देगा कि कुटुंब का साथ मिलने की वजह से वो चेंजेस गलत नहीं आ पाएंगे। कि अभी तक तो वो फैमिली की सुन ही नहीं रहा था पर्सन, अब वो फैमिली की तो एटलीस्ट सुन रहा है, तो गुरु का ये सपोर्ट इनको अब मिलेगा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी वो 7th हाउस पे जाएगी, रोग, ऋण, शत्रु। यहाँ पे हम स्पेशली देखते हैं ऋण को 12th हाउस पे, तो ऋण उतरेगा, कंफर्ट जोन में रहेंगे, रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, क्योंकि गुरु महाराज फिजिकल रिलेशनशिप को भी वहाँ पे देख रहे हैं। तो अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना गंदा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था, कंफर्ट जोन को बढ़ाएगा, और मोक्ष की तरफ, यानी अब उसकी जो सोच है, जो राहु सोच बदल रहा था, भौतिकता की तरफ ले जा रहा था, अब वो आध्यात्मिकता की तरफ भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगी। और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर जाएगी, तो करियर में ग्रोथ तो मिलेगी मिलेगी। यानी गुरु जो महत्वाकांक्षाएं दे रहा है अगर करियर के लिए, तो वो इस समय पॉजिटिव लाइन पे है, वो पॉजिटिव पाथ पे चल रहा है। तो गुरु मुझे कुल मिला के जो समझ में आया कि पैसा भी आपके पास आने वाला है, उन्नति भी आपकी होने वाली है, वाणी भी आपकी बढ़िया होने वाली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको भी बच के रहने की जरूरत है। तो और महत्वाकांक्षाएं देखो कि महत्वाकांक्षा हम कर किसकी रहे, अध्यात्म की, पैसे की, या किसी गलत चीज की, तो वो इनको थोड़ा सा बचना चाहिए। अब इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी, स्पेशली जितने भी सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके फल डोनेट करें, मिठाइयाँ डोनेट करें, जितना हो सकता है उतना डोनेशन दें, ये इनके लिए अच्छा है। और पेट संबंधित, चर्बी संबंधित, लिवर संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें इनको आ सकती हैं, अपना भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु लग्न में तो खाएंगे भी ज़्यादा, स्पेशल चीज़ें चाहिए, स्पाइसी, तो थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के 5वें भाव में लग्नेश खुद आ रहे हैं, तो मीन राशि के लिए समय बेहद शुभ है। यानी अभी तक जो लग रहा था कि शनि की 7.5 चल रही है, डिसीजन सही होंगे या नहीं होंगे, गुरु अब कह रहे हैं अब तेरे पास पूरी बौद्धिक क्षमता है, अभी तक शनि महाराज ने तुझे बहुत कुछ सिखा दिया, अब तू डिसीजन ले, क्योंकि अब तू सीख चुका है। तो लग्नेश का 5वें भाव में आना आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा देता है, ज्ञान को बढ़ा देता है, और शनि महाराज ने अभी तक आपको एक्सरसाइज से बहुत कुछ सिखा भी दिया है, तो गुरु महाराज अब आपको हेल्प कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनाएंगे। संतान का योग बहुत प्रबल होगा, और साथ में हायर एजुकेशन के योग भी आपके खुल जाएंगे। लाभ स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है, तो लाभों का जो भी, चाहे मैंने अपने कार्यों के लिए लाभ किया, व्यवसाय के लिए, जॉब के लिए, या एजुकेशन के लिए, या संतान के लिए अगर मैं, तो वो पूरी तरह से बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि गुरु की दृष्टि लग्न पर जाएगी, हमारा
आकर्षण बढ़ेगा, हमारी वैल्यूज़ बढ़ेंगी और हमारा मोराल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ, शनि की 7.5 ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अब मैं बहुत बड़े डिसीजन, बहुत अच्छा कुछ कर सकता हूँ। तो आकर्षण, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशन और जितना न्याय डिपार्टमेंट है जो मीन राशि से जुड़ा है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य भी खोलेगी। और ये वो भाग्य है जहाँ पे लग्न में शनि बैठा है, पंचम में गुरु बैठा है, तो ये पूरी तरह से 2 त्रिकोण तो स्ट्रांग हो गए हैं, तीसरा एक त्रिकोण बचा हुआ है, तो ये पूरी तरह से इनके लिए पॉजिटिव समय रहने वाला है। शानदार। ये नितिशा जी की बड़ी अच्छी बात है कि वो आपको ज्यादातर अच्छी अच्छी बातें बताती हैं जिससे आप मोटिवेट हो, डीमोटिवेट करने वाली बात वो आपको नहीं बताती हैं। नहीं, इसमें डीमोटिवेट वाली मैं ऐसे बताती हूँ कि SOS है, आप मेडिसिन लेके चेंजेस ला सकते और उपाय तो आप बताती हैं मीन राशि का बचा तो हुआ है। मीन राशि के लिए जो उपाय रहेगा वो यही रहेगा कि जितना आप किताबों को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, पढ़ो, डेली 2 पन्ने जरूर पढ़ो, कोई पुराण, कोई शास्त्र, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ जिसका पंचम भाव आपने अगर एक्टिवेट करना है, अपनी संतान को सुखी रखना है, तो पढ़ाई ज़रूर करो, पर डे कुछ भी पढ़ लो। कुछ किसी को पुराण नहीं पसंद होंगे तो वो कुछ ऐसा पढ़ ले जो स्पिरिचुअल है या फिर जो मोटिवेशनल है या फिर कुछ एजुकेशन। अखबार पढ़ना भी चलेगा? हाँ, वो भी तो हमें एजुकेशन दे रहा है ना, तो वो भी पढ़ना चाहिए। आजकल लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। हाँ, वो ठीक पढ़नी बात है। चाहिए लोगों को। डन। बहुत धन्यवाद आपका नितिशा जी, आपने हमें 12 राशियों का फल तो बताया जो अक्टूबर तक है। उसके बाद तो हम नितिशा जी से फिर मिलेंगे ही, क्योंकि अगला साल शुरू हो जाएगा और हर बार नए साल पर तो नितिशा जी से मुलाकात होती है। लेकिन अब बचा हुआ साल कैसा जाएगा वो भी आपने बताया, और खासकर ये पुरुषोत्तम मास में हमारा आचरण क्या हो वो आपने बड़े सुंदर ढंग से मेरे व्यूवर्स को बताया है। बहुत धन्यवाद आपका।